हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव स्टडी क्लासेस में। और आज हम लोग आपके अपने 11th क्लास का चैप्टर 5 का हम लोग पढ़ने वाले हैं, गति का नियम, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखेंगे कि लॉज ऑफ मोशन को न्यूटन ने इसको दिया था। लॉज ने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिया था, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बल की अवधारणा देखेंगे। ठीक है, कि बल क्या है, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बल क्या है। किसी चीज को धकेलना या किसी चीज को खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ऐसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। ठीक है, तो बल के बारे में देखेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। इसके बाद पढ़ेंगे जड़त्व। ठीक है, तो बल क्या है और जड़त्व क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो उसको समझेंगे। इसके बाद से न्यूटन का पहला गति नियम देखेंगे, इसके बाद से उसका संवेग देखेंगे, इसके बाद से आगे जो इसका कुछ स्पेशल केसेस हैं उसको मैंने राइट डाउन करके रखा है ताकि आप लोगों का समय बचे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, बल क्या करता है। तो मैं थोड़ा बता दूं इसको कि बल वह बाह्य कारक है जिसे किसी वस्तु पर लग करके परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर कहें तो क्या करता है, परिवर्तन लाता है। बल क्या करता है, परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, या तो चेंज करेगा या तो चेंज करने की कोशिश करेगा, वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स मतलब क्या होगा, टोटली किसी ऑब्जेक्ट पे लग करके ऑब्जेक्ट को चेंज करना। और दूसरा क्या है, इनर्शिया। ठीक है, जैसे मान इसका एग्जांपल कुछ ले लें, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ले लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ले लिए, जैसे मान लेते हैं हमने एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया। तो बल लगाया तो क्या होगा, ये अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस होकर के मान लेते हैं यहाँ से कहाँ आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया ये ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इसके ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। माने एक स्थान से, ये स्थान यहाँ से था, इस स्थान से कहाँ चला गया, इस स्थान पे चला गया है। दैट इज कॉल्ड फोर्स। माने क्या हुआ, चेंजेस हो गया, परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो फोर्स क्या है, तो परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। चेंजेस और ट्राई टू बी चेंजेस करता है या तो चेंज लाने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं क्या, फोर्स। मैंने जैसे कि एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल बताया। दूसरा चीज पढ़ते हैं इनर्शिया। जिस तरह से हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स का जस्ट अपोजिट क्या है, इनर्शिया। ये क्या करता है, ये परिवर्तन लाता है, ये क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। फिर तो कहते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। फोर्स कहता है क्या, भैया हम तो परिवर्तन करेंगे। लेकिन ये इनर्शिया क्या कहता है कि हम तो क्या करेंगे, जैसे वैसे ही रहना चाहेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है इन द सेंस ऑफ, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। तो ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम क्या हो, हमारे में चेंजेस नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जा रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बहुत बढ़िया सा। कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको क्या करें, वो एक समान गति से जा रहा है, उसको क्या करें, उसको धक्का दे दें, तो क्या करेगा, वो लपस नहीं लगेगा, फिट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वो एक समान गति से जा रहा है, वो उसी समान गति से क्या करेगा, वो जाने की कोशिश करेगा। और उसको धक्का देंगे तो क्या करेगा, उसका जो मूवमेंट है ना, वो क्या हो गया, चेंजेस हो गया। माने वो अपने गति में परिवर्तन करना नहीं चाहता है। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, मतलब वो परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते किसी जानवर को हम लोग पकड़ के क्या करते हैं, खींचते हैं, बांधते हैं, तो क्या करता है, नहीं जाना चाहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। माने परिवर्तन का क्या करे, जो विरोध करे, वो क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। तो जस्ट फोर्स का क्या है, जस्ट अपोजिट है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे
परिवर्तन का विरोध है इसने किया जड़त्व। जड़त्व का हम लोग टाइप पढ़ लें। यहाँ पे जड़त्व के टाइप में सबसे पहले पढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैं परिभाषा के रूप में बता दूं। परिभाषा इसको क्या बने जड़त्व का, कि वह वस्तु जो किसी गति, अगर वो एक समान गति से है तो एक समान गति में रहना चाहेगी, या तो वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहने का प्रयास करेगी। ठीक है, यानी किसी प्रकार का उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। ठीक है, तो जड़त्व का मतलब समझ में आ गया। जड़त्व को किसे कहते हैं, कि वह वस्तु जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहेगी, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहना चाहेगी, उसी क्या कहते हैं, इनर्शिया यानी जड़त्व कहते हैं। जड़त्व को हम लोग टाइप में बांट करके पढ़ें तो इसमें टाइप में कौन कौन पढ़ सकते हैं हम लोग, जैसे कि विराम जड़त्व पढ़ सकते हैं, विराम जड़त्व। ठीक है, दूसरा गति जड़त्व, गति जड़त्व, और तीसरा दिशा जड़त्व। चूंकि विराम जड़त्व मैं बता दूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिसको बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है, मतलब कि वो अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहती है, उस अवस्था को हम लोग या उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं, विराम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करें, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है या किसी ऑब्जेक्ट वो जो, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इतना भारी ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहां से इसको क्या करें, पुश करेंगे। पुश करेंगे तो क्या करेगी, पुश का विरोध करेगी। ठीक है, मतलब वो यहां से वहां जाना नहीं चाहेगी, तो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी। माने कि वह ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट जो विराम में है तो विराम में ही रहने का प्रयास करेगी, विराम में ही रहती है, रहना चाहेगी, उसको हम लोग विराम जड़त्व कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें मैंने बताया था परिवर्तन हो गया था, ये परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन का विरोध करेगी तो समय परिवर्तन का तो विरोध होगा। ठीक है, तो पहला मैंने बताया विराम जड़त्व, दूसरा क्या हो गया, गति जड़त्व। ठीक है, इसको इनर्शिया ऑफ क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हो गया कि वह ऑब्जेक्ट जो एक समान गति से चल रही है तो एक समान गति से ही क्या करेगी, चलना चाहेगी। ठीक है, वो क्या कहलाता है, गति जड़त्व कहलाता है। जैसे मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है या कोई साइक्लिस्ट है, वो एक समान गति से अगर वो जा रहा है तो एक समान गति से ही क्या करेगा, जाना चाहेगा। ठीक है, जैसे 20 किलोमीटर पर घंटा जा रहा है तो कोशिश करेगा 20 किलोमीटर पर घंटा से ही अपना साइकिलिंग करे। ठीक है, वो क्या है, गति जड़त्व है, माने एक समान गति से क्या करेगा, वो जाना चाहेगा, वो गति जड़त्व। तीसरा क्या है, दिशा जड़त्व, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब माने इसमें क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट जिस दिशा में जाना चाहती है, जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाना चाहेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिशा जड़त्व कहते हैं। तो हमने पहले तो फोर्स देखा, तो फोर्स क्या कहता है कि फोर्स चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस, चेंज लाता है या तो चेंज लाने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं फोर्स। दूसरा हमने पढ़ा इनर्शिया, इनर्शिया क्या, जस्ट उसका अपोजिट है, मतलब अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है तो एक समान गति से चलना चाहेगी बिना दिशा में परिवर्तन किए। ठीक है, उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का हमने टाइप पढ़ा, अलग अलग टाइप ऑफ इनर्शिया पढ़ा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, तो न्यूटन ने, चूंकि ये पहला नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। तो मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, मैं इसको समझा देता हूं, इसको लिखा नहीं मैंने। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु, जैसे जड़त्व के बारे में हम लोग पढ़े हैं, टोटली जड़त्व क्या है, न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो मैंने जड़त्व में क्या बताया, विराम जड़त्व में क्या बताया, जो वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। ठीक है, और जो वस्तु गति जड़त्व में क्या बताया, जो वस्तु गति अवस्था में है एक समान गति से सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए। इतना तो हम लोग को सेम लिखना है, विराम जड़त्व और गति जड़त्व।
लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या करना है, दोनों और तीनों को मिला करके, मतलब ये हमने जड़त्व पढ़ा, टोटली जड़त्व पढ़ा, इस जड़त्व को और इसमें क्या करें, इंक्लूड कर दें, और थोड़ा सा एक चीज क्या कर दें, इंक्लूड कर दें कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित हो। तो ये सब सारा रहेगा। लास्ट में क्या लिखना है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ठीक है, मतलब उस पर क्या हो, बाह्य बल आरोपित होगा, बाह्य बल लगेगा, बाहर से कोई बल लगेगा, तभी वो गति का पहला नियम कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो किसी न्यूटन गति का पहला नियम क्या कहता है कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी, जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहना चाहेगी। ठीक है, और एक समान गति से एक समान दिशा में चलना चाहेगी, जब तक कि उस पर हम कोई बाहरी बल ना आरोपित करें या ना आरोपित हो। ये क्या है, न्यूटन गति का पहला नियम है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखे हैं, इसके बाद संवेग देखते हैं। संवेग क्या है, तो गति का पहला नियम हम लोग पढ़े हैं। गति के पहला नियम में हम लोग ने गति के पहला नियम को हमने देखा। इसके बाद हम लोग मोमेंटम के बारे में समझे। मोमेंटम मतलब क्या होता है, संवेग मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग का सीधा सीधा परिभाषा है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग किसे कहेंगे, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी पूरा इसका क्या है, इसका डिफिनेशन इसी पे है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को हम लोग दर्शाते हैं किससे, पी से। और संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और पी को क्या होता है, एम इंटू भी, एम भी। ठीक है, इसका ऐसे इंटू क्या होगा, मास का चूंकि होता है केजी और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, संवेग ऐसे मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ स्पेशल रूल देखते हैं। स्पेशल रूल क्या कहता है, इस दो पिंडों का द्रव्यमान क्या हो, समान हो। ठीक है, दो पिंडों का द्रव्यमान, जैसे कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, उसका मास है 1 kg, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास है कितना, 1 kg, और दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है, 1 kg मास है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मास बराबर कर लेंगे। पहला ऑब्जेक्ट का संवेग कितना हो जाएगा, P1 इक्वल m इंटू V1, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, P2 इक्वल m इंटू V2। इस तरह से P1 बटा P2 करें तो कितना हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान क्या है, इक्वल है। तो बचेगा V अपन V1, यानी कि P1 अपन P2 इक्वल V1 अपन V2। यानी इस तरह से हमको कंक्लूजन क्या निकला कि P प्रोपोर्शनल क्या होगा, V, यानी कि अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि संवेग बढ़ेगा तो क्या होगा, वेग भी बढ़ेगा। और दो पिंडों का द्रव्यमान एक समान सिमिलर रहे तो। ठीक है, सर का एग्जाम्पल क्या है, ये दो पिंडों का वेग क्या हो, समान हो। दो पिंडों का क्या हो, वेग अगर समान हो, जैसे कि P1 इक्वल m1 V1, दोनों का वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, अब P2 होगा, P2 इक्वल m2 इंटू V। ठीक है, तो P1 अपन P2 इक्वल क्या हो जाएगा, V, दोनों का चूंकि वेलोसिटी दोनों का क्या है, वेलोसिटी सेम होने के कारण दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1 अपन P2 m1 इंटू m1 बटा m2, यानी क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा, और मास घटेगा, द्रव्यमान घटेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, वो भी घटेगा। ठीक है, टोटली इस पे डिपेंड है। संवेग अगर घटेगा तो मास भी घटेगा, संवेग बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे क्या है, समानुपातिक चिन्ह है। तीसरा कंडीशन क्या है, ये दो पिंडों का संवेग क्या हो, समान हो। इसमें क्या होगा, P दोनों का बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, m1 अपन m2 बराबर V2 अपन V1, यानी इसका ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसका, मास का, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, मास और वेलोसिटी में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का
मतलब डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसको हमने देखा कि क्या देखा, संवेग देखा। संवेग का 3 कंडीशन देखे हम लोग, तीनों पे क्या करेंगे, अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल भी इस पे पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चंस, ऊपर के एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आप सभी समझेंगे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखा है, न्यूटन गति का पहला नियम के बाद न्यूटन गति का दूसरा नियम, और न्यूटन गति का दूसरा नियम टोटली किस पे डिपेंड है, संवेग। तो जब तक संवेग समझ में नहीं आएगा, संवेग मतलब जो मैंने समझाया है यहाँ पे, द्रव्यमान गुना वेग, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल का अनुपात, गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं, अनुपात नहीं होगा। न्यूटन द्वितीय गति नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है, ठीक है। तो ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम है, तो इसको हम लोग किसी और दिन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और इतना समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको समझ पाए, ठीक है। और मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा वैसे बच्चे जो पढ़ने में या उच्च कोचिंग संस्थान जाने में अक्षम है, मतलब कि सक्षम नहीं है, उनके पास इनका मतलब लिंक जाए, बच्चे पढ़ें समझें, और इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाता है, बहुत कम फीस पे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के पास ताकि वो यहाँ पे ज्वाइन भी कर सके, ठीक है। और ऑनलाइन में क्लास चलता है तो ऑनलाइन भी अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।